दो टेंसेज हमारे डिस्कस हो चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम थर्ड सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टेंस हमारा वही चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। इंटेरोगेटिव जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं। टेंस के फॉर्मेट पे हमने ऐसी चीज़ सीख चुके हैं। इंटेरोगेटिव में जब मैं एक्टिव में रूल बना रही थी, जो मैंने आपको टेंस करते हुए सिखाया था, तो मैंने कहा था जो ऑक्सिलरीज दो आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, डू और डज, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो क्वेश्चन फॉर्मेट कुछ कैसा मिल रहा होगा आपको मिल रहा होगा डू और डज सेंटेंस में पहले आ रहे होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग के आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा क्लासिक सा बन गया था, चलो ठीक कर दिया। ये वाला तरीके का आपको फॉर्मेट ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल रहा होता है। इसको कैसे आप फिगर आउट करके आंसर बनाएंगे? तो एक्टिव में आपको ये चीज़ मिल रही है, कहाँ पे? इंटरोगेटिव में। किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जब आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या रूल फॉलो करोगे? क्योंकि हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बोरो करता है कहाँ से? आपके कॉन्टिन्यूअस से। और नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने डू डज के रिप्लेसमेंट में इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट लगाया था। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, जहाँ डू डज है इसकी जगह हमने क्या कर देना है, अपने ऑक्सिलरीज को चेंज करते हुए इज़, एम, आर में से किसी एक को ऑफकोर्स मेंशन करना है। उसके बाद वही तरीका, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो कि यहाँ आके आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑक्सिलरी पहले से आई हुई है, नंबर 3 पे आपकी दफ़ा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। बिकॉज मैं बार बार दोहरा रही हूँ, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रीपोजिशन आपको बाय का इस्तेमाल करते हुए आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था एक्टिव में, उसको आपको लास्ट में ले जाना है और एज इट इज़ अपने क्वेश्चन मार्क को पुट कर देना है। ये तो हो गया रूल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, कि किस तरह से एग्जाम्पल आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उसका आंसर बनाना होगा। बहुत ही आसान है, बहुत बच्चों को तो ऑलरेडी पता भी होता है। चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हम बोले डज माया, क्या कर रही है माया, क्या करवाएं उसको, चलो खिलवा देते हैं। डज माया प्ले, क्या खेल रही है? फुटबॉल, ठीक है ना। फुटबॉल खेल रही है अपने दोस्तों के संग। तो ये हम पूछ रहे हैं भाई माया कहाँ है, तो आपने मुझे बताया कि जी क्या वो खेल रही है क्या? आप मुझे पूछ रहे हैं कि माया क्या खेल रही है। चलो इस तरह कर लेते हैं, ध्यान हो जाता है। तो देखो मैंने कहा था आपसे कि जब भी एक्टिव फॉर्मेट आएगा या क्वेश्चन आपको मन के आएगा, तो क्वेश्चन जो आपका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। डज आपकी हेल्पिंग वर्ब में से एक आ गया, माया आपका हो गया कौन? सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। प्ले कौन हो गया? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फुटबॉल कौन हो गया? आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ आपके सामने ऑलरेडी एग्जाम में आ रही होती है, इसी को आपने कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो डू डज की जगह हम लोग को लाना होगा इज़, एम, आर में से किसी एक चीज़ को, ठीक है। अब डज कैसे चेंज होगा? डज इसमें ही चेंज होगा हर बार, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि डज अगर तो आप इसमें ही चेंज करो और डू अगर तो आप आर में ही चेंज करो, नहीं। आपको चेक करना है लास्ट वाला वर्ड कैसा लिखा हुआ है, माने सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में वो कैसा लिखा हुआ है। फुटबॉल जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर ही होता है, गेम हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं डू डज की जगह इज लगाऊँ या आर लगाऊँ, आपको क्लियरिटी फिलहाल के लिए नहीं हो रही है, तो कुछ मत करो, अपने सब्जेक्ट को उठाकर आप आगे ले आओ। सब्जेक्ट क्या है आपका? फुटबॉल। अब आपको क्लियर हो गया कि जो ऑक्सिलरी आपने अपने सब्जेक्ट के राइट में लगानी थी, कुछ नहीं करना है आपकी दफ़ा, बस वो उठा के सिर्फ उसको आपने लेफ्ट में रखना है। फुटबॉल आपको दिख रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप डज की जगह भी क्या ले आओ? इज़। तो इज़ फुटबॉल। अब क्या करना है हमने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास इज़ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जो बन के आया, फुटबॉल आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब हमारे पास प्ले है फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। तो हम कर दें इज़ फुटबॉल प्लेड। अब क्या लगाना है? बाय। और लास्ट में सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास एक नाउन है और नाउन को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, माने नाम को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमने माया की जगह कुछ नहीं चेंज किया, उठा के माया को ही रिप्लेस कर दिया।
तो क्लियर हो गया होगा सवाल कैसा आया था, डज माया प्ले फुटबॉल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे मालूम चला मुझे कि मुझे डज की जगह इज एम आर ही लगाना है, उसके लिए आपको ऑक्सिलरीज पे काम करना पड़ेगा। डू डज के रिप्लेसमेंट में हमेशा पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं आ सकती। आगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको आइडिया होता रहेगा। एक और सवाल कर लेते हैं, ये इसका आंसर बन गया। एक सवाल और कर चलो कि हम अब की बार देखते हैं डज शी। चलो अब की बार मैं आपको बताती हूँ कि अगर बाय द वे अब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म पे आए तो क्या करना होता है। डज शी निट स्वेटर्स, तो कोई पर्सन है जो स्वेटर्स बुनती हैं, तो वो कोई फला उनसे पूछ रहा है कि आप बुनती हैं, तो स्वेटर्स, मैंने स्वेटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं किया। आई यूज टू राइट द मोर वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। शुरुआत में मेरे पास डज आ रहा था बिकॉज मेरे पास सब्जेक्ट के नाम पे शी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, मैंने डज का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है आपकी दफ़ा वो प्लूरल नेचर का है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नेचर का होगा तो अब की बार आपने याद बंद करके डज की जगह इज नहीं लगाना है। अगेन कन्फ्यूजन होती है तो कुछ मत करो, उठा के पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले करो। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया हमारे पास, स्वेटर्स। तो स्वेटर्स क्या था, प्लूरल था हमारे पास। तो प्लूरल के लिए हमेशा हम क्या लगाएंगे, प्लूरल का ही ऑक्सिलरी। जो ऑक्सिलरी मुझे राइट में लगानी थी आपकी दफ़ा मैं लेफ्ट में लगाऊंगी। स्वेटर्स हैं, ज़्यादा हैं तो लगा दो क्या, आर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने ये नहीं बोलना है कि डज की जगह इज और डू की जगह आर आता है, नहीं, चेक कर लेना है लास्ट में कैसा ऑब्जेक्ट आपको आ रहा है। तो आपने कर दिया आर स्वेटर्स। निट का थर्ड फॉर्म भी निट ही होता है, निट, निट और निट, तीनों बार निट रहेगा। निट माने बुनना, बुनाई करना, ठीक है। डज आर स्वेटर्स निट बाय, अभी क्योंकि शी आ रहा है, शी एक प्रोनाउन है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आप बना देंगे हर। तो आर स्वेटर्स निट बाय हर, यानी क्या स्वेटर उसके द्वारा बुने जाते हैं, बिकॉज इसका मतलब होता है बुनाई करना, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कस किया हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अगला सेंटेंस हम लोग समझते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, माने ऐसे सवाल जहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे आप और आपको नोट का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको एक्टिव फॉर्मेट पे आते हैं तो पैसिव फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। जहाँ तक मुझे आइडिया है अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए इसके पहले क्वेश्चन कैसे आपको दिखता है, तो इसके एक्टिव में जो है ना आपको जो सवाल मिलता है आपको वो कुछ इस तरह का मिल रहा होगा। आपको डू डज में से कोई एक चीज़ मिल रही होगी, अगेन उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको नॉट लगा हुआ मिलेगा सेंटेंस के अंदर, राइट। मैं जरा मार्कर चेंज कर दूँ। तो अब आपको मिलेगा डू डज सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद मिलेगी आपको वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको मिलेगा वही ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं पहले ही बोल रही थी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का मालूम ना चल रहा हो कि कौन ऑब्जेक्ट है, राइट, लास्ट वाला वर्ड को ना, तो अपने सवाल को, अपना जो क्वेश्चन बनाओ व्हाट या हुम से। व्हाट से अगर जवाब मिल गया या हुम से जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट है, माने पैसिव में चेंज होगा। अगर इन दो से जवाब नहीं मिला तो पैसिव में भी चेंज नहीं होगा। अब ये एक्टिव फॉर्मेट है, ऐसा आपको मिल रहा होता है। अब इसको जब आपने कन्वर्ट करना है पैसिव में तो आप क्या करोगे, वही डू डज की रिप्लेसमेंट तो आपको वापस से इज एम आर पे ही करनी है। या तो आप इज लिखेंगे या तो एम लिखेंगे या तो ऑफकोर्स आर लिखेंगे। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर आप आगे ले आएंगे कि जिस भी नेचर का होगा। अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये कन्वर्ट होकर आगे आएगा, माने सब्जेक्टिव पार्ट में आगे बन के आएगा। अगर एक नाउन होगा तो ये सेम टू सेम आप ले आएंगे। इसके बाद देखो नंबर 3 पे नॉट लिखा हुआ है, आपने भी नंबर 3 पे नॉट को एज इट इज नीचे उतार देना, कुछ नहीं करने, कहीं नहीं जाएगा ये। इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर से रिपीट कर दूं, पैसिव वॉइस किसी का भी करो थर्ड फॉर्म लगानी होती है। प्रीपोजिशन बाय लगाते हुए अपने सब्जेक्ट को लास्ट में ले आओ और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी को बनाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे क्वेश्चन मिल रहा होगा आपको, चलो देखते हैं। सपोज आप बोले डू दे नॉट क्लाइंब द माउंटेन,
ये हमारे पास सवाल आ गया। डू दे नॉट क्लाइंब द माउंटेन, डू आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लिख लेते हैं। दे आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आ रहा था। नॉट हमारे पास नेगेटिव वर्ड आ गया। क्लाइंब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली हो गई, और द माउंटेन हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं सवाल करूं तो वो कहाँ पर नहीं चढ़ते हैं, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा, नो इश्यूज। कैसे करेंगे आप? अब जब इसको कन्वर्ट करना है तो आपको एक्टिव वॉइस का पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट दिख रहा है, नेगेटिव वर्ड नॉट दिख रहा है, V1 नज़र आ रहा है और ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। कन्वर्ट करना है तो आपको डू की जगह इज एम आर में से लेकर आना है। अगेन अगर आपको लगता है माउंटेन सिंगुलर है प्लूरल है, फिलहाल कंफ्यूजन हो रही है, उठा के आप अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है? द माउंटेन, और ऑफ कोर्स माउंटेन जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो माउंटेन की जगह डू की जगह क्या लगाओगे? ऑफ कोर्स इज लगाओगे। अगर माउंटेन्स होता प्लूरल होते तो ऑफ कोर्स आप आर लगाते। तो आप बोलते इज माउंटेन, अब क्या लगाना है आपने? नंबर 3 पे नॉट, तो नॉट है, नॉट को एडिशन ले आओ नीचे, नंबर 3 पे नॉट, तो इज नंबर 1 पे, द माउंटेन नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे आ गया आपका नॉट। इज माउंटेन नॉट क्लाइंब की थर्ड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड। क्लाइंब फर्स्ट फॉर्म, क्लाइंब सेकेंड फॉर्म, और क्लाइंब्ड ही थर्ड फॉर्म होगी। क्लाइंबिंग ऑफ कोर्स फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और किसके द्वारा? बाय। इधर आ रहा है दे, दे मेरा सब्जेक्टिव पार्ट है, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट को एज इट इज़ हम लोग वहाँ रखने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है प्रोनाउन में खास तौर पे, तो आपको दे का ऑब्जेक्टिव पोर्शन याद करना पड़ेगा जो कि होता है देम, और उसको आप उठाकर यहाँ पर ले आएंगे और एज इट इज़ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में आपको मिला डू दे नॉट क्लाइंब द माउंटेन, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए डू की रिप्लेसमेंट में इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगा दी। माउंटेन सिंगुलर था, हमने इज लगा दिया, नंबर 3 पे नोट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और हमारा बाय के साथ लग गया हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया इंटरोगेटिव नेगेटिव को। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अब की बार क्या एग्जाम्पल बनाया जाए, चलो बनाते हैं एग्जाम्पल। डज राहुल नॉट किल अ स्नेक। ठीक है, हो सकता है आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है वो सेकंड तरीके से आ जाए, माने क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जाए कि डज और नॉट इकट्ठा शुरू में आ जाए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा डजंट राहुल किल अ स्नेक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको चाहे इस तरह से आए, यानी कि नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आए, चाहे इस तरह से आए, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही बात है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने टेंस में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लिखने के 2 मेथड होते हैं। आप डज सब्जेक्ट नॉट भी कर सकते हैं, आप डज या डू व्हाट्स एवर द वर्ड इज, व्हाट्स एवर द कॉन्ट्रैक्शन इज, उसको आगे लाकर भी रख सकते हैं शॉर्टकट बना के, कॉन्ट्रैक्शन बना के। तो यू कैन ऑल्सो से डजंट राहुल किल अ स्नेक, कि क्या राहुल स्नेक को नहीं मारता। दोनों का सेम हिंदी मीनिंग है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा, हालांकि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक मतलब एक तरीके के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन इस तरह से आया फर्स्ट तरीके से, कि यानी कि डज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट, तो आपने भी आंसर करना है इज एम आर या फिर कोई भी ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। लेकिन अगर आपको इस तरह कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड है तो आपने भी कोशिश करनी है आपका आंसर भी कॉन्ट्रैक्शन बेस पर ही बनाया जाए। मैं आपको दोनों के तरीके से बता देती हूँ आंसर। सपोज ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो जब मैं आंसर पार्ट बनाऊंगी इसका, तो फर्स्ट वाले के लिए देखो यहाँ पे खाली डज आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका नोट आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से अ निकाल देते हैं और हम यहाँ पे स्नेक्स कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। अगर बाय द वे अब तक क्लियर नहीं हो रहा होगा कि डू डज के रिप्लेसमेंट में क्या लगाना है, तो वो आप क्लियर हो जाएगा। डज लगाया है क्योंकि डज के बाद का जो सब्जेक्ट है राहुल, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमेशा यही नहीं होगा कि डज लगाए तो रिप्लेसमेंट में इज। में पहले बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ लास्ट टाइम, कि हमेशा ये मत बोलना कि डज के रिप्लेसमेंट में इज ही लगाना है। नहीं, आपको चेक करना है लास्ट वाला ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है। तो चेक करके देखते हैं, लास्ट में जो स्नेक्स लिखा हुआ है ये मेरे पास प्लूरल नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो अब की बार जो मुझे ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करना होगा यहाँ शुरुआत में, इनमें से किसी एक को उठाते हुए मुझे उस वाले वर्ड पे फोकस करना होगा कि मेरा वो वाला वर्ड कैसा है। तो चेक करते हैं, वो वाला वर्ड में आ गया स्नेक्स, और स्नेक्स क्या है, प्लूरल है। तो मैं प्लूरल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, एम का भी नहीं कर सकती, क्या लगाऊंगी मैं, ऑफकोर्स आर। तो हम बोलेंगे आर स्नेक्स, ठीक है। आर स्नेक्स नंबर 3 पे क्या आ रहा था, नॉट। आर स्नेक्स नॉट, किल की सेकेंड फॉर्म किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है हमारे, खाली आपको ईडी लगाना है। आर स्नेक्स नॉट किल्ड बाय। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो राहुल एक नाउन है, नाउन को जैसा है वैसा ही हम सब्जेक्ट के तौर पे रिपीट करते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। तो हम बोल देंगे आर स्नेक्स किल्ड बाय राहुल। या अगर आपको क्वेश्चन सेकंड फॉर्मेट पे आता है तो आप भी कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर 3 पे नॉट लगा है उठा के उसको आगे ले आएंगे। ऑफ कोर्स स्नेक्स ही है यहाँ पर भी, तो हम करेंगे आरंट। जब भी ये वर्ड आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला वर्ड आगे आएगा, ये आर नॉट, डज नॉट, इज नॉट अलग अलग लिखने की बजाय कोशिश करना यहाँ पर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही लिखें, माने आप इसको ऐसे ना लिखें आर और नॉट। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कोशिश करना है आपने इसको इस तरह लिखने के लिए, ठीक है। आरंट, अभी नॉट ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या आएगा हमारे पास, ऑफकोर्स सब्जेक्ट आरंट स्नेक्स। नॉट रिपीट नहीं करना बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ आ गया है, 2-3 बार बोल चुकी हूँ मैं ये बात, तो ध्यान रखना है इसका। किल्ड बाय, ऑफकोर्स राहुल ही था पीछे, तो हम इसको उठाकर आगे ले आते हैं, बाय राहुल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब 2-4 क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कितना हमें क्लियर हुआ। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, हम उसको मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।